नमस्कार। हाल ही में राज्यसभा ने भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके नियुक्ति से रिलेटेड एक बिल को पास किया गया है। तो ऐसी न्यूज आ रही है और विपक्ष जो पार्टियां हैं उनका ये अभी आलोचना करना है कि सरकार क्यों जानबूझकर जितने भी देश के जो निर्वाचन आयोग हैं उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है और उनकी जो नियुक्ति प्रोसेस है उसमें अपनी दखलंदाजी मतलब कि सरकार अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रही है। किसके नियुक्ति में? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में। तो ये अचानक बिल क्यों आया है? क्योंकि देश में जो निर्वाचन आयोग है 1950 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, तब से कंटिन्यू चली आ रही है। तो अचानक ऐसा बिल क्यों पास किया गया, इस सबको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोली कि भारत के जो निर्वाचन आयोग है मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके जो उसमें 3 मेंबर बॉडी, ये जो बॉडी है ये 3 मेंबर्स बॉडी है। इसमें 2+1 का कंसेप्ट चलता है। एक जो है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसके बाद समझिए ये जो 2 मेंबर है या इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं। तो इसके पहले भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 324 है, निर्वाचन आयोग में जो ये दो, एक जो कमिश्नर है हेड कमिश्नर चीफ कमिश्नर और 2 जो उनके सहायक कमिश्नर है उनकी नियुक्ति की प्रोसेस कहता है। और 300 आर्टिकल 24 सिंपल यह कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन तीनों व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, और कैबिनेट में मेनली प्राइम मिनिस्टर की सलाह। तो पहले ये होता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर 2 अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि इनकी जो नियुक्ति है उसमें सरकार अपने मन पसंदीदा व्यक्ति को नियुक्त करती है और नियुक्ति के कारण अपने को फेवर लेने की कहती है इन व्यक्ति से। तो सीजीआई जो भारत के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब है उन्होंने एक जजमेंट दिया और कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनकी जो नियुक्ति होगी उसमें एक होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और प्लस भारत के सीजीआई होंगे। यानी सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि पहले जो नियुक्ति होती थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दिया जाएगा वो केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं करेंगे, 3 व्यक्ति की मिलकर कमेटी बनेगी और यह कमेटी किसी भी व्यक्ति के नाम पे विचार करके फिर उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए प्रेसिडेंट को बोलेगी। तो उसमें 3 मेंबर कौन? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और खुद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, 3 व्यक्ति शामिल हो गए। जबकि सरकार यह चाह रही थी, जो वर्तमान सरकार है मोदी गवर्नमेंट, की जो नियुक्ति है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे, ये जो नियुक्ति हो पूरी तरीके से सरकार और संसद मिलकर करे। तो सरकार इसी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसको ओवर पास करने के लिए, जो डिसीजन आया था इसको ओवर पास करने के लिए एक बिल लेके आई है और इस बिल में यह प्रोविजन रखा गया है। समझिए इस बिल में प्रोविजन क्या है। इस बिल में प्रोविजन रखा गया है जो 3 मेंबर है कौन? 1+2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो नियुक्ति होगी एक कमेटी के द्वारा होगी। और यह कमेटी किसको नाम रेफरेंस करेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? उनको अपॉइंट करेंगे। तो इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे? जो नया लॉ अभी पास हुआ है राज्यसभा से उसमें कहा गया है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे प्लस एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौन? लोकसभा, ये भी होंगे। प्लस पहले था कि सीजीआई होंगे, जबकि यह लॉ यह कह रहा है कि अब सीजीआई नहीं होंगे, कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और किसके एडवाइस वाले कैबिनेट मिनिस्टर होंगे? जो प्राइम मिनिस्टर उनको चॉइस करेंगे। मतलब कि आप समझिए, आप 3 व्यक्ति की एक कमेटी बनी है, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मेजोरिटी के आधार पर लिया जाएगा। अब जो सरकार है उसके कितने मेंबर हो गए? 2, एक प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये 2 मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इसके विरोध में भी होते हैं तो उन व्यक्ति के नाम की रिकमेंडेशन हो जाएगी और वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। तो विपक्ष का और जितनी भी छोटी पार्टियां सबका यही कहना है कि सरकार जो है अब इलेक्शन कमीशन जो पहले संविधान में जब बनी थी और वर्तमान में भी एक निष्पक्ष और ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं है,
बट आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप जिस व्यक्ति को सिफारिश करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से फेवर करने की कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी वो हमें फेवर करे। तो इसी कारण यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो ये था विवाद, लेकिन बेसिक को आपको जानना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा टॉपिक है जो अब देश में कोई भी एग्जाम देते हो सब में कवर किया जाता है। सवाल यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, जो देश का इलेक्शन कमीशन है, इससे जो आर्टिकल डील करता है वह 324 से 329 तक आर्टिकल डील करता है। और यह इसका कार्य क्या है, पहले यह समझिए। देश में जो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, इस चार का इलेक्शन प्लस प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, ये जो 6 टोटल नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, देश में इन लोगों का जो इलेक्शन है उसको अच्छे तरीका से कंडक्ट कराना और उसका रिजल्ट पब्लिश करने का जिम्मेवारी किस पे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है। एक बात यहाँ काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो राज्यों में पंचायत की चुनाव होती है और नगर पालिका की चुनाव होती है, उससे इस इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। वह राज्य के चुनाव आयोग उसका निर्वाचन कराती है। तो अक्सर एग्जाम में सवाल हो जाते हैं कि कौन कौन सी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। तो देश में केवल 6 ही इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें जो कुछ आर्टिकल्स है उसको समझिए। आर्टिकल 324 कहता है एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन, जिसकी जो 3 मेंबर कमेटी होगी, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाए। तो यहाँ एक थोड़ी सी मतलब बेसिक जान लीजिए। 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक मेंबर बॉडी मतलब सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1993 से बीच में बना था, बिगड़ा था, और 1993 से कंटिन्यू 10 अक्टूबर 1993 से कंटिन्यू यह 3 मेंबर बॉडी है। मतलब कि शुरुआत में अगर सवाल ये बनता है कि क्या यह शुरू से ही 3 मेंबर बॉडी थी, तो जी नहीं, 1989 तक ये कितना थी, 1 मेंबर बॉडी थी, और 1993 से कंटिन्यू जाकर कितने मेंबर बॉडी हुई है, तो 3 मेंबर बॉडी हुई। अब आर्टिकल को समझ लीजिए। 324 इलेक्शन कमीशन होगा और उसकी नियुक्ति जो होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। 325 यह कहता है कि देश के किसी भी व्यक्ति को, अब जो आर्टिकल 14-15 पढ़ते हैं इक्वालिटी और जो रिलेटेड है उसके सपोर्ट करता है, और यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कि जन्म, लिंग और उसके कलर के आधार पर उसको वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है, 325 प्लस आर्टिकल जो 326 है, यह आपको वोट देने का राइट कहता है, और कहता है कि वोट देने का राइट टू कास्ट अ वोट इज अ फंडामेंटल राइट, माफ कीजिएगा, राइट टू कास्ट अ वोट इज अ पॉलिटिकल राइट विद इन द आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 326 के तहत आपको वोट देने का अधिकार जो मिला, ये आपका राजनीतिक अधिकार है। ये आप आर्टिकल याद रखिए। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसी से है 329। देखिए, देश में किसी भी तरह का अगर निर्वाचन होता है, किसी भी तरह का, मतलब कि जो मैंने 6 नाम लिए हैं, उससे अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस टाइप के जो भी विवाद होंगे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। मतलब आर्टिकल 329 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बार करता है, मतलब रोकता है, प्रतिबंधित करता है कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद मतलब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर यूटी की जो इलेक्शन होते हैं और उस दौरान कोई इलेक्शन से रिलेटेड विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगी। तो फिर सुनवाई कहाँ होगा, तो यह प्रोविजन करता है कि सरकार, जो भी सरकार होगी, वह एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी और वह ट्रिब्यूनल ऐसा रिजल्ट देगा, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल के रिजल्ट को मैं नहीं मानूंगा, देन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विवाद उत्पन्न होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि 329 अनुच्छेद 27 उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकता है। आप अपने विवाद को लेकर किसी ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और ट्रिब्यूनल के बाद अगर ट्रिब्यूनल के फैसला को आप चैलेंज करना चाह रहे हैं, देन आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक आर्टिकल 329A को जोड़ा गया था कब, जब इमरजेंसी के पहले राजनारायण मामला एक केस गया था जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ था, और 329A में यह प्रोविजन जोड़ दिया गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर
कि इलेक्शन से रिलेटेड और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी भी केस में नहीं सुनेगा। जो कि जनता पार्टी की सरकार आई तो इस आर्टिकल को पूरी तरीके से खारिज कर दी, और जो मैंने अभी प्रोसेस बताया वो वाले प्रोसेस वर्तमान में एक्टिव है। इस बात को आप याद रखिएगा। साथ ही में एक समझ लीजिए कि जो व्यक्ति हैं देश में हमारे यहाँ सभी को एडल्ट सफरेज है। एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? एडल्ट सफरेज या फिर इसी को फ्रेंचाइज कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में जितने भी लोग 18 ईयर्स या प्लस 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं सबको वोट देने का अधिकार होगा। जबकि यह जो अधिकार है यह शुरू से 18 वर्ष नहीं था, पहले यह कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन जो देश में एक तारकुंडे समिति बनी थी, तारकुंडे समिति के रेफरेंस में, मतलब इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसी को आधार बनाते हुए पार्लियामेंट ने संविधान में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है। जो अमेंडमेंट कब आया था? 1988 में। जबकि यह प्रभावी मतलब कि इफेक्ट में कब आता है? 1989। तो आपको मतलब वर्तमान में जो हमें 18 वर्ष है उससे अधिक के लोगों को वोट देने का राइट है, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? तो 61st जो एक्टिव हुआ था 1989 में, जबकि अमेंडमेंट 88 में हो गया था। इससे रिलेटेड कमेटी कौन सी थी? तो तारकुंडे कमेटी। इसको याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही रिपोर्ट दिया था जिस पे यह कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है इसको पास किया गया। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।